गुड मॉर्निंग अक्षिता, गुड मॉर्निंग प्रियंका। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे अमलगमेशन की। अमलगमेशन में हमने कहा कि है और उनमें से कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाए, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले, या दोनों कंपनियां मिलके कोई नई कंपनी बना ले, तो हम उसे अमलगमेशन कहते थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते थे। हमने दोनों बातें देखी कि पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से काम करते थे, अकाउंटिंग करते थे। अब हम इंड एएस 103 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। इंड एएस 103 केवल एक्विजिशन की बात करता है, मतलब परचेज की बात करता है, वो मर्जर की बात नहीं करता है। ठीक है, आगे वो कहता है कि साहब जब हम ये अमालगमेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है वो कैलकुलेट करना। अब परचेज कंसिडरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के बेटा 4 मेथड होते हैं। कल हमने चारों मेथड में से बात की थी। सबसे पहला मेथड था नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड क्या कहता है कि साहब जो जो असेट आपने ली है, कौन सी कंपनी की, ओल्ड कंपनी की या फिर वेंडर कंपनी की या फिर ट्रांसफर की, उसमें से माइनस कर दीजिए जो जो लायबिलिटी आपने ली है। सर कौन सी वैल्यू पे करेंगे? तो मैंने कहा सबसे पहली प्रेफरेंस, अगर आप दोनों के बीच में कोई वैल्यू दैट इज एग्रीड वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं है और मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में बता रखी है तो मार्केट वैल्यू ले लीजिए, मार्केट वैल्यू भी नहीं है तो बुक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, सेम चीज लायबिलिटी पे एप्लीकेबल होगी और आपके पास क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कौन सा होता है? तो बेटा मेथड नंबर 2 होता है नेट पेमेंट मेथड। मेथड नंबर 2 जो है वो है नेट पेमेंट मेथड। सेकंड मेथड नेट पेमेंट मेथड। एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसका पैसा किसे देते हैं? जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो उसका पैसा आप किसे पे करते हैं? ऑनर को, मालिक को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेंबर्स को। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक घर का एक मालिक नहीं हो, एक चीज का एक मालिक नहीं हो, तो उसके जो जो मेंबर है उन सब को। तो एक बात बताइए, ये जो कंपनी है इस कंपनी का मालिक कौन होगा? जैसे बी लिमिटेड है, वो ए लिमिटेड को परचेज कर रही है, तो ए लिमिटेड का मालिक कौन होगा? ए लिमिटेड का जो है वो मालिक कौन होगा? नहीं नहीं, बी तो खरीदने के बाद मालिक होगा। बी जब खरीदने जा रहा है तो बी को पैसा पे करना। तो मतलब आप आप कंसीडरेशन का पेमेंट करोगे शेयर होल्डर्स को। अब एक प्रॉब्लम आती है इस बात, बेटा कई बार जब हमें क्वेश्चन में बता रखा होता है कि ने ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इतने तो शेयर दिए, इतने बॉन्ड दिए, इतना कैश दिया, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ये दिया, वो भी आ गया। फिर वो साथ में एक लाइन लिखते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। वो क्या लिखते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को इतने नए डिबेंचर दिए, होल्डर्स को इतने शेयर दिए। एक बात बताइए,
क्या जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीदेगा और आप पेमेंट मेथड को कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या आप डिबेंचर होल्डर का पेमेंट भी कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा पक्का। क्या कंसिडर करना है या नहीं करना है? क्या डिबेंचर होल्डर को दिया जाने वाला अमाउंट आप ओनर को पे कर रहे हो? नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है। क्यों सर बेटा? आपने ए लिमिटेड को खरीद लिया, उसके मालिक को पैसा दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली सारी लायबिलिटी आपकी होगी, सारी असेट आपकी होगी। जब सारी असेट मेरी है, जब सारी लायबिलिटी मतलब जो जो लायबिलिटी मैंने परचेज की, जब वो सारी मेरी है, तो क्या मुझे शेयर होल्डर को अलग से पैसा देने की जरूरत है? नहीं है। वो पता है क्या बताया हुआ होता है, एक्चुअली वो क्यों बताया हुआ होता है, लिखने का रीजन है। जब पुरानी कंपनी थी ए लिमिटेड, तो उसके पास, ठीक है अभी मैं देखता हूं, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप मुझे बोल दीजिए, रिपीट करने के लिए बोल दीजिएगा, अगर कहीं पे नहीं समझ में आए तो रिपीट करने के लिए बोल दीजिएगा। चलिए, तो मैंने कहा अब एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए कंपनी को बी कंपनी ने परचेज कर लिया, ए कंपनी को बी कंपनी ने परचेज कर लिया, क्लियर? ये बात तो सही है। अब वो कहता है कि साहब बी लिमिटेड ए लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को कोई पैसा दे रही है, या फिर अपने शेयर्स दे रही है, या फिर अपने डिबेंचर दे रही है, तो आप उसे परचेज कंसीडरेशन में क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं? अब मेरी बात समझना, जैसे ही बी लिमिटेड ए लिमिटेड को परचेज करता है, ए लिमिटेड के डिबेंचर ऑटो में हो जाते हैं, बी लिमिटेड के हो जाते हैं। ये बात तो आप समझ गए? हाँ जी, ये बात क्लियर है। मैंने कहा कि साहब बी लिमिटेड ने बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज किया, देखिए लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज किया, तो ए लिमिटेड के जो डिवेंचर हैं वो किसके हो जाएंगे? बी लिमिटेड के हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है। हाँ, अब मैंने कहा साहब ये जो ए लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स हैं, ये जो बी लिमिटेड है ये उनको कुछ पे कर रहे हैं, ये जो बी लिमिटेड है ये इन डिवेंचर होल्डर को कुछ पे कर रहे हैं। पे करने का तरीका क्या है? या तो वो इन्हें शेयर दे रहे हैं, या वो इन्हें कैश दे रहे हैं, या वो इन्हें न्यू डिवेंचर दे रहे हैं, नए डिवेंचर दे रहे हैं, सॉरी वो इन्हें न्यू डिवेंचर दे रहे हैं। तो ये पेमेंट क्यों किया जा रहा है? और अगर ये पेमेंट किया जा रहा है तो उसे फिर परचेज कंसिडरेशन में कैलकुलेट क्यों नहीं किया जा रहा? तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये बी लिमिटेड जो इन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा है, क्या ये ए लिमिटेड को खरीदने के लिए कर रहा है या डिवेंचर की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए कर रहा है? क्या ये बी लिमिटेड जो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा, वो पेमेंट जो है वो ए लिमिटेड को खरीदने के लिए कर रहा है या डिवेंचर की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए कर रहा है? लायबिलिटी को खत्म करने के लिए कर रहा है, पहली बात। अब कई बार क्या होता है, ज्यादा बार लायबिलिटी खत्म करने से भी ज्यादा बार क्या होगा,
ये इन्हें नए डिवेंचर देगा। आपको 100 में से 90 क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो उसमें ये कैश में पैसा नहीं दिया हुआ होगा, ये नए डिवेंचर दिए हुए होंगे। क्यों दिए जाते हैं नए डिवेंचर, क्यों दिए जाते हैं? बेटा एक बात बताओ, जब ये डिवेंचर ए लिमिटेड में थे तो इनके पास जो डिवेंचर सर्टिफिकेट था वो कौन सी कंपनी का दिया हुआ था? इन डिवेंचर होल्डर के पास जो डिवेंचर सर्टिफिकेट था वो ए लिमिटेड का था। अब जब ये बी लिमिटेड में चले जाएंगे तो बी लिमिटेड इन्हें अपना है, बी अपने डिवेंचर इनको देती है होता है, तो उसको परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करने की कभी भी जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, दोबारा से बोलता हूं, मैं ना बी लिमिटेड में, सॉरी ए लिमिटेड में जो डिवेंचर थे वो डिवेंचर आ गए बी लिमिटेड, ए लिमिटेड में जो डिवेंचर थे वो डिवेंचर आ गए बी लिमिटेड में, तो वो बी लिमिटेड की लायबिलिटी होगी। लेकिन इन डिवेंचर होल्डर के पास अभी भी जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है वो ए लिमिटेड का दिया हुआ है, तो ए लिमिटेड क्या करती है, बी लिमिटेड उन्हें नया डिवेंचर सर्टिफिकेट दे देती है अपनी कंपनी का, इसलिए हमें क्वेश्चन में वो बात लिखी हुई होती है। डन। अब एक बात और, ठीक है यहां तक समझ में आ गया। अब वो कहता है कि साहब पहले इसके पास 100 रुपए का डिवेंचर था, पहले इसके पास जो डिवेंचर था वो 100 रुपए का डिवेंचर था, अब बी लिमिटेड ने दिया वो 90 का दिया। हो सकता है साहब क्या दिक्कत है, बी लिमिटेड को फायदा हो गया, अगर ये लोग 90 100 के बदले में 90 का लेने के लिए तैयार है तो बी लिमिटेड को 10 रुपए का फायदा, ये लोग 110 का लेते हैं तो बी लिमिटेड को 10 रुपए का नुकसान हो गया। वो तो बी लिमिटेड की और इनके आपस की बात है, वो तो बी लिमिटेड की और इन दोनों की आपस की बात है, उससे या तो बी लिमिटेड को फायदा हो जाएगा या बी लिमिटेड को नुकसान हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब तो ये तो केवल इसलिए समझाने का था कि क्वेश्चन में डिवेंचर के बारे में लिखा हुआ आएगा और हमें डिवेंचर को लेना नहीं है। अब बात आती है कि सर परचेज कंसिडरेशन निकाले, तो परचेज कंसिडरेशन निकालना बहुत इजी है, मैंने अभी अभी कहा था किस किस का पेमेंट देखा जाएगा। तो सबसे पहले पेमेंट टू इक्विटी शेयर्स, सबसे पहले बात की जाएगी जो पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जा रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है, क्या क्या दिया जा सकता है? अच्छा आप बताइए, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दे सकती है? जल्दी से बताएं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, तो हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, वो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को ए लिमिटेड में शेयर देगी, या फिर दे सकती है प्रेफरेंस शेयर इन बी, सॉरी प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है
बॉन्ड भी दे सकती है, या फिर कोई और अदर सिक्योरिटी। अदर सिक्योरिटी मतलब कोई डिवेंचर देना है, कोई और कोई भी तरीके से कोई सिक्योरिटी इश्यू करनी है, वो भी दे सकती है। और उसके अलावा अगर ये परचेज का केस है तो साहब कैश पेमेंट भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई साहब, ये पेमेंट तो किसका हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। अब साहब कंपनी में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं, उनको अगर आपको कंपनी खरीदनी है तो आपको उनको भी तो देना पड़ेगा, और आपको तो इक्विटी से पहले उन्हें देना पड़ता है। जनरली कंडीशन ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारी चीजें इक्विटी से पहले मिलती है। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं पेमेंट टू, ये हमारा काम है। यहां पे पहले और बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी लिख सकते हैं। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ भी दिया जा सकता है साहब, सेम चीजें, इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड, कोई बॉन्ड दिए जा सकते हैं, कोई अदर सिक्योरिटी दी जा सकती है, कैश दिया जा सकता है, और ये इनका टोटल आ गया। और ये जो टोटल आता है ये हमारा क्या है, ये टोटल हमारा कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। जल्दी से बताइए, क्या सेकंड मेथड सभी को क्लियर है? अक्षिता यस, अंजलि यस, वेरी गुड, प्रियंका डन, ओके। चलिए बेटा, तो हमने कहा ये तो था हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ऐसा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई महाभारत, ठीक है ना, हटा दो इसको, लिखा हुआ सब आपके पास है, आपको लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सारी चीजें मैंने आपको लिख के दे रखी है, और वैसे ही दे रखी है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। आपको तो केवल समझने का काम करना। थर्ड, थर्ड मेथड होता है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप में से कोई ये जानता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? कोई भी, किसी ने सुना है इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम? बताएं जल्दी से, किसी ने इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम सुना है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सुना होगा, नहीं सुना, वेरी गुड, ठीक है बेटा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब, एक बात बताओ भाई, आपके घर पे मान लो 1 करोड़ रुपए की असेट, और उस वो असेट पता कैसे चलता है 1 करोड़ रुपए, कि आपके घर पे जितनी चीजें हैं उन सबको आज बेच दिया जाए, सब कुछ बेच दिया जाए, और उसमें से जितनी लायबिलिटी पे करनी है वो सारी लायबिलिटी पे कर दी जाए, जो जो बेचना है बेच दिया जाए, सारा कुछ पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका पैसा होगा। तो एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आएगा?
क्या मैं कह सकता हूं वो उस पर्सन की रियल और एक्चुअल वेल्थ है? समझे? क्या वो उस पर्सन की रियल और एक्चुअल वेल्थ है? सुनो मेरी बात, किसी का एक घर है, चलिए मेरा घर मान लीजिए, मेरा घर है, मेरे घर में जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारे सब लोगों के नाम में जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर उस सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो बेचने से पैसा रियलाइज हो जाएगा, और उस पैसे में से जितनी लायबिलिटीज देनी है लोगों को, उन लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे को अगर हम घर में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो अगर उसको 10 लोगों से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हर एक पर्सन की एक्चुअल वेल्थ पता चल जाएगी? यस। तो अगर यही काम मुझे कंपनी के लिए करना हो, अगर यही काम मुझे कंपनी के लिए करना हो, तो कंपनी में तो जो पर्सन होते हैं वो शेयर्स है, जितने शेयर्स हैं उतने पर्सन है। तो मैंने कहा साहब, कंपनी की सारी एसेट, कंपनी की सारी मार्केट वैल्यू लिख लो। अगर मार्केट वैल्यू पता है तो मार्केट वैल्यू लिख लो, वैल्यू नहीं पता है तो बुक वैल्यू लिख लो, ठीक है? सारी एसेट जो जो बिक सकती है, माइनस जितनी भी लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी का मतलब सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पैसा दे दो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर्स की होती है। ये भी कहा था सबका पैसा दे देंगे, सबका दे देंगे, मतलब भैया प्रेफरेंस आपको भी हमसे पहले चाहिए, आप भी ले जाओ, ठीक है? तो सबका पैसा माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट होती है असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबका पैसा देने के बाद जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट होती है असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, उसको डिवाइड कर नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। वो एक शेयर की रियल वैल्यू होती है कि अगर आज के दिन इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, जैसा है वहां का वहां बंद कर दिया जाए, तो एक शेयर के हिस्से में कितना वाला है, वो उस शेयर की रियल वैल्यू या वो उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। डन? समझ गए? फटाफट से जवाब दें, यस नो। यस प्रियंका, यस। ओके। अब सर उससे परचेज कंसिडरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा परचेज करना है। अब इस क्वेश्चन में बताया क्या लिखा हुआ होता है? परचेज कंसिडरेशन शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। जो परचेज कंसिडरेशन पे करना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे करना है। जो परचेज कंसिडरेशन पे करना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपए, बी लिमिटेड के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपए। तो एक बात बताइए,
जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड को परचेज करेगा तो हर एक शेयर के बदले में जो कि ए लिमिटेड में है उसके बदले में बी लिमिटेड में कितने शेयर दिए जाएंगे? बी लिमिटेड में आपको 2 शेयर देने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि साहब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को आपको पेमेंट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे पेमेंट करना है मतलब ए लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए है और बी लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू अगर 50 रुपए है तो उन्हें हर एक शेयर के बदले में अपने 2 शेयर देने पड़ेंगे। डन। अब चलिए साहब, अब इस काम को करेंगे कैसे? अब इस काम को करेंगे कैसे वो समझते हैं। मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने कहा स्टेप नंबर 1, इस मेथड में आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर वन क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कैलकुलेट intrinsic value of equity share of both the companies। आपको दोनों कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू? दोनों कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं साहब, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला लगना है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी? तो आप इसका फॉर्मूला होता है नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या मतलब लिख रहा? नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट असेट कैसे आएगी? मैंने आपको अभी भी कहा था, सारी असेट की वैल्यू और जो उनकी लेटेस्ट वैल्यू अवेलेबल है वो वाली वैल्यू लिखेंगे। सारी असेट मतलब सारी असेट, गुडविल भी आएगा, गुडविल भी आएगा। आज अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, अगर आपकी गुडविल की कोई वैल्यू है तो वो भी आएगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आएगा। अरे भाई आपके बिजनेस में जो पड़ा है, अब वो चाहे ट्रेड है चाहे वो नॉन ट्रेड है, जब आपको आगे काम करना नहीं है, आज आप बेचने की बात कर रहे हो, तो फिर तो सभी आएंगे। तो सारी चीजें, सारी एसेट माइनस सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर, सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। और ये काम हमें दोनों कंपनी के लिए करना है। डन। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? नहीं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कैलकुलेट
स्वैप रेशियो या फिर एक्सचेंज रेशियो। ये कहता है स्वैप रेशियो या एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कीजिए। सर ये क्या मतलब है? मैंने आपको अभी भी बताया था कि ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है साहब 100 रुपए, बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 50 रुपए, तो उसे 2 शेयर देने पड़ेंगे 1 शेयर के बदले। क्लियर? ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 50 रुपए, तो उसे क्या देना पड़ेगा? 1 शेयर के बदले में 2 शेयर देने पड़ेंगे। डन? यस। तो एक बात बताइए, मैं अपॉन में ओल्ड कंपनी रखूं या न्यू कंपनी की वैल्यू रखूं? अपॉन में ओल्ड कंपनी की वैल्यू रखें या न्यू कंपनी की वैल्यू रखें? अरे न्यू की क्यों, ओल्ड की? सबसे पहले समझो, एक्सचेंज रेशियो मैंने लिखा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। देखो मेरा कहने का मतलब समझो, जिस कंपनी का शेयर हम परचेज कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? तो हमने कहा जिसका शेयर हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 100 रुपए, उसके बदले में जो हम हमारा शेयर दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितने की है? उसकी वैल्यू 50 रुपए की है। इसका मतलब हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे 1 के बदले में? इसका मतलब हमें 1 के बदले में 2 शेयर देने पड़ेंगे। डन? ओके, अब ये तो पता चल गया। एक बात बताओ, जब आपको ये पता चल गया कि 1 शेयर के बदले में कितने शेयर देने हैं, तो क्या आप टोटल कितने शेयर देने हैं ये पता लगा सकते हो? आपके लिए तो बहुत इजी सा काम है भाई। मान लो ए लिमिटेड में टोटल 20,000 शेयर है, तो बी लिमिटेड को कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? अगर ए लिमिटेड में टोटल 20,000 शेयर है तो बी लिमिटेड को कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? 40,000। बिल्कुल। तो अब देखो, ये कहानी क्या समझाने के लिए थी? ये कहानी ये बात समझाने के लिए थी कि ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर देगा। अब एक बात बताओ, अगर आपके ये समझ में आ गया तो क्या इसके बाद हम पेमेंट मेथड लगा सकते हैं? क्या इस स्टेप के बाद हम आगे पेमेंट मेथड लगा सकते हैं क्या? अब तो पेमेंट मेथड ही हो गया कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को इतने शेयर देगी, पता चल गया। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस का अलग से बता रखा होगा, अगर बता रखा होगा तो। क्लियर? तो बस स्टेप नंबर 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी सा है। नाउ यूज नेट पेमेंट टू कैलकुलेट पीसी। अब आगे परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए पेमेंट मेथड लगा दीजिए, आ जाएगा पीसी। तो ये ऐसे मेथड था ही नहीं, लेकिन ये पेमेंट मेथड में होने वाला एक्सचेंज है, तो इसको एक अलग से हमने मेथड बना दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, कि पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे कितने शेयर देने हैं वो निकालिए, और उसके बाद पेमेंट मेथड लगाइए। डन?
यस, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेथड नंबर 4 की बात, 4 बहुत छोटा सा है, कुछ करना ही नहीं। वैसे तो मैं ना लिखूं तो भी चलता है, हमने उसको पहले ही डिस्कस कर लिया। मेथड नंबर 4 दैट इज एड होक वैल्यूएशन मेथड। तो बोले इसमें क्या है, इसमें लमसम वैल्यू पे की जाती है, लमसम वैल्यू पे की जाती है एज कंसिडरेशन। क्लियर, कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, क्या इक्विटी क्या प्रेफरेंस, भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो इतने पैसे देंगे कंपनी खरीद। दैट इज लमसम मेथड। क्लियर, समझ गए? तो ये 4 मेथड है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई बता सकता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इन चारों मेथड में? इन चारों मेथड में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई बता सकता है? सोचो सोचो, कौन सा मेथड यूज करेंगे? बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है अक्षिता का। सर पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करें? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो सही बात, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड। भैया आपको सीधा सीधा दे रखा हूं, परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड ₹5 करोड़, या परचेज कंसिडरेशन पेड ₹5 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप क्या करोगे भाई, कौन सा मेथड है? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोल दिया परचेज कंसिडरेशन ₹5 करोड़। अब बोलो आप क्या करोगे, कौन सा मेथड है? क्या आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 4। कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 4। अब आगे की बात करते हैं। मान लो आपको बता रखा हो कि साहब बी लिमिटेड विल पे टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए। बी लिमिटेड ए की इक्विटी शेयर होल्डर को देगी 100 इक्विटी शेयर, 100 प्रेफरेंस शेयर कैश। फिर बोलिए बी लिमिटेड विल पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इतना 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 इतना। ऐसी ऐसी बात आपको क्वेश्चन में लिख रखी है, कौन सा मेथड लगाएंगे भाई? क्या पूछने की जरूरत पड़ेगी? सर नहीं, पेमेंट मेथड लगाएंगे। वेरी गुड। अब सबसे इजी मेथड बताऊं कौन सा है? सबसे इजी मेथड है पता लगाने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू। उसमें लिखा हुआ होगा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर will be paid on the basis of इंट्रिंसिक वैल्यू। ये लीजिए साहब, जब तक ये नाम ना लिखा हुआ हो ना, तब तक कभी भी ये वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं। मतलब आपको हमेशा लिखा जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो। डन। तो चौथा मेथड कब लगेगा पता चल गया, सेकंड मेथड कब लगेगा पता चल गया, थर्ड मेथड कब लगेगा पता चल गया। अब बेटा ना तो अमाउंट बता रखा है,
ना पेमेंट बता रखा है, ना इंट्रिंसिक वैल्यू का बोल रखा है। तो अब आप कंसीडरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भैया? जो जो असेट जा रही है असेट की वैल्यू ले लो, जो जो लायबिलिटीज आ रही है उनको माइनस कर दो, तो पेमेंट आ जाएगी। डन। तो फोर्थ मेथड जो है वो तो इस तरह से लगेगा। ठीक है साहब, क्लियर? समझ गए चारों मेथड कब कब लगेंगे? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। नहीं साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बस ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे परचेज कंसीडरेशन निकालने। ठीक है, कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें क्वेश्चन तो पूरा है लेकिन अभी हम केवल उनका क्या निकालेंगे? परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे। उसके बाद में हम उनको पूरा भी करेंगे जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? पक्का? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।